गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि मैंने तुमको जो है कल बेटा कायरल और कायरलिटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो पहला पॉइंट था वो डिफिनेशन और पहला पॉइंट पढ़ा दिया था बेटा। दूसरा पॉइंट पढ़ा रहा था कायरल और कायरलिटी क्या होती है। कायरलिटी अब सब समझ गए होगा सब लोग। बोलो बेटा डिफिनेशन कॉपी में देखो क्या है। कॉपी में क्या है उसमें आपने देखा होगा कि जैसे मैंने बोला बोला था कि कोई ये जो है कायरल और कायरलिटी क्या है, एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है। मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है बेटा। ये मॉलिक्यूल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। मॉलिक्यूल हो या ऑब्जेक्ट कोई हो, प्रॉपर्टी होती है जिसमें ये बताया गया कि किसी ऑब्जेक्ट की क्या कर लो, मिरर इमेज लो। ठीक है, मिरर इमेज लो। और अगर वो मिरर इमेज उस ऑब्जेक्ट पे सुपर इम्पोज हो जा रही है तो वो मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा। अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मतलब नॉन सुपर मतलब कैन नॉट बी सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज समझ गए होगे कि जैसे एक हाथ है बेटा, ये दो हाथ है। दो हाथ क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं है, बोलो बेटा। अब इसको इस पर रखोगे तो क्या होगा, ये अंगूठे बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल कंडीशन है। मतलब ये सुपर इम्पोज कंडीशन में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। क्या समझ गए बेटा सब लोग अच्छे से कि कायरलिटी क्या होती है। कायरलिटी कब आती है, जब किसी कोई मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज पे क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, तो वो क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूल बोलो नॉन मतलब कायरल होगा या कायरलिटी उसके अंदर आएगी। जैसे यहाँ पे लैक्टिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पता है बेटा एसिड है तो COOH होगा ही, बोलो। ये COOH होगा ही कि नहीं होगा, बोलो। और यहाँ पे H होगा और यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे H होगा और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, CH3 आएगा। ठीक है, और इसकी मिरर इमेज जब आप लोगे तो बेटा कुछ इस तरीके की आएगी। कार्बन OH इधर आ जाएगा, बोलो। और COOH यहीं रहेगा, जैसे था वैसा ही रहेगा। और ये H ऐसे आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको डी लैक्टिक एसिड बोलते हैं, इसको एल लैक्टिक एसिड बोलते हैं, प्लस डी और ये माइनस डी। ठीक है, क्योंकि इसको इस तरफ ये OH क्या है बेटा, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या क्लॉकवाइज घुमा रहा हो इसको। ठीक है, तो इस तरीके समझो पहले तो। अब देखो बेटा इसकी मिरर इमेज है, अब इसको उठा के इस पे रखोगे तो क्या सुपर इम्पोजिबल हो जाएगी। अब देख लो तुम इसको उठाओगे तो OH तो उस तरफ चली गई ना, और OH इस तरफ आ गई, मतलब OH सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। और ये COOH और CH3 दोनों क्या होंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे। बट ये दोनों जो है कंपाउंड H और OH सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे। H के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, OH आ जाएगा, और OH के ऊपर ये वाला H आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल कंडीशन, यानी कि इन मॉलिक्यूल के अंदर क्या बेटा, कायरलिटी है। और जिन मॉलिक्यूल के अंदर कायरलिटी होती है वो मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा, बोलो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, यानी कि उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी, यानी कि द कायरलिटी इज सफिशिएंट कंडीशन ऑफ क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो क्या बोलोगे बेटा, पहला पॉइंट ये स्टार पॉइंट लिख सकते हो कि कायरलिटी इज sufficient condition of optical activity। ठीक है, बात समझ में है बेटा सब लोग को अच्छे से कि अब जो कैरलिटी होती है वो सफिशिएंट कंडीशन होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। बात समझ रहे हो, बात समझे बेटा कि मैंने देखो सबसे पहले तुमको बताया कि भाई सुपर इम्पोजिबल कंडीशन क्या होती है, जो जो एक दूसरे पे क्या हो जाए बेटा, बिल्कुल एक दूसरे को ढक ले, उसको सुपर इम्पोजिबल कंडीशन कह जाती है। अगर ढक नहीं रहे हैं एक दूसरे की इमेजेस या ऑब्जेक्ट तो समझ जाओ उसके अंदर क्या होगा बेटा, नॉन सुपर वो आ जाएगी, कैरलिटी आ जाएगी। बात समझ रहे हो, बोलो। कैरलिटी के लिए मैंने तुमको अभी बता रखा है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मैंने बोला था 3 पॉइंट आपको याद रखना। कौन कौन सा, पहला PPL था, दूसरा कैरलिटी आई। अब ठीक है ना, अब कैरलिटी जो है वो किस तरीके से आती है वो देखो। हो सकता है कि तुम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो बेटा, उसमें तुम मिरर इमेज बिना बना लो, वो हो सकता है वो मिरर इमेज क्या हो बेटा, बोलो, एक उस पर नॉन सुपरइम्पोजेबल ना हो। ठीक, मतलब सुपर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज हो तो आप समझ जाओ उसके अंदर आप ऑप्टिकल एक्टिविटी है। लेकिन आप कैसे बताओगे, कैसे आप निकालोगे, वो चीज आपको दिखाने की, कैरलिटी आप कैसे निकालते हो, कैसे निकल सकती कैरलिटी। ठीक है,
तो लिखोगे बेटा क्या, फाइंडिंग ऑफ कैरलिटी। कैसे आप फाइंड करोगे कैरलिटी को, तो क्या लिखोगे हेडिंग में, फाइंडिंग ऑफ कायरलिटी इन एनी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, कैरलिटी मतलब होता है एसिमेट्रिक। कैरलिटी मीन्स एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक समझ लो बेटा, जो सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। ठीक है, एसिमेट्रिक को ही क्या बोलते हैं बेटा, कायरल बोलते हैं। और जो सिमेट्री हो, जिसके अंदर सिमेट्री हो बेटा, उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलो ए कायरल। क्या, ए कायरल। सिमेट्री मतलब क्या होता है, एसिमेट्रिक क्या होता है, एसिमेट्रिक। पहले सिमेट्री तो समझते हो कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना, उसको सिमेट्री बोलते हैं। और एसिमेट्री क्या होता है, एसिमेट्री, एसिमेट्री, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है वो पहले समझ लो। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है, तो मॉलिक्यूल, ठीक है ना, द मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक मतलब इन विच ऑल द एलिमेंट, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है कि एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल इन विच, एसिमेट्री, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल in which all the, in which all the all the symmetry elements are absent, एब्सेंट मतलब क्या कि एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें ऑल द सिमेट्री एलिमेंट्स आर एब्सेंट। वो सिमेट्री एलिमेंट्स क्या क्या है बेटा, पहला है बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और दूसरा क्या है बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल को ही क्या बोलते हैं बेटा, कायरल बोलते हैं। सिमेट्री मॉलिक्यूल को अकायरल बोलते हैं। इतनी बात याद रखोगे कि एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो असिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ए बेटा इसमें है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल इन विच ऑल द सिमेट्री एलिमेंट्स आर ऑप्शन। कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल मतलब वो मॉलिक्यूल होता है जिसके हम इक्वल पार्ट, इक्वल हाफ नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे बेटा, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। बात समझो, तभी तो ये कंडीशन है कि भाई एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल इन विच ऑल द सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री मतलब समझ रहे हो, जिनको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑल द सिमेट्री एलिमेंट्स आर एब्सेंट। वो कौन कौन से सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं, ये एब्सेंट होने चाहिए। कौन कौन सी चीज एब्सेंट होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होने चाहिए, होने नहीं चाहिए बेटा। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ये समझाते हैं। ये लिखो पहले, देखो बेटा जैसे मैंने तुमको बता रखा हूं कि भाई एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की वजह से कायरलिटी आती है। ठीक है बेटा, कायरलिटी किसकी वजह से आती है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल दोनों क्या कर सकते हो आप, इंटरचेंज एक्सचेंज कर सकते हो कि एसिमेट्रिक और कायरलिटी क्या होती है। पहले तो समझ लो कि एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें सिमेट्रिकल एलिमेंट्स एब्सेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अगर एसिमेट्री आ गई तो उसके अंदर कैरलिटी होगी। बात समझ रहे हो अच्छे से, अच्छा समझ रहे हो बेटा। तो जो पहला सिमेट्रिकल एलिमेंट है जिसको एब्सेंट होना चाहिए कैरलिटी के लिए,
क्या होना चाहिए बेटा, एब्सेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर कैरिलिटी के लिए। अगर प्रेजेंट है तो कैरिलिटी नहीं होगी, अगर कैरिलिटी नहीं होगी बेटा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगी, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। बात समझ रहे हो अच्छे से। तो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है जिसको पीओएस भी बोलते हैं शॉर्टकट में, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ लो क्या होता है ये। इसको क्या होना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए इसको उस मॉलिक्यूल के अंदर एब्सेंट होना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट हो गई तो समझ जाओ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा उस मॉलिक्यूल के अंदर। बात समझ गए अच्छे से, ये लिख लेना चाहे तो अपने मन से। पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा वो लिखो। डेफिनेशन देखो क्या है कि इफ एनी imaginary line is drawn from any plane of molecule which divided into two equal half। ये मैंने इसलिए कैपिटल में लिखा है टू इक्वल हाफ, ये इसीलिए लिखा है कि आप समझ पाओ इसको कि टू इक्वल हाफ में मतलब एक ऐसी इमेजनरी मतलब काल्पनिक लाइन होती है प्लेन की, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर, जहां से आप उस मॉलिक्यूल को अगर दो भागों में डिवाइड कर दे रहे हो बराबर बराबर, तो वहां पे क्या हो जाएगी बेटा, वो उस मॉलिक्यूल के अंदर पीओएस आ जाएगा, मतलब उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैं तुमको बताता हूँ बेटा, जैसे एग्जांपल में देखो, जैसे यहाँ पे CH3 लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखा Br, यहाँ H, यहाँ भी Br कर दिया और यहाँ भी H कर दिया और यहाँ CH3 कर दिया। अब अच्छा एक लाइन बताओ जहां से आप इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, बता सकते हो कोई बेटा? अगर आप ऐसे ऐसे लाइन खींचोगे, ऐसे ये वाली लाइन, तो आप इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि इस लाइन को आप क्रॉस कर सकते, मतलब ये लाइन तरीका सही नहीं है। अगर हम ये वाली लाइन इमेजिनरी लाइन खींचे तो आप देख रहे हो बेटा ये मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा कि नहीं होगा, यानी कि ये जो इमेजिनरी लाइन है ये इमेजिनरी लाइन पीओएस है, इस इमेजिनरी लाइन की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो गया बेटा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, पीओएस है कि नहीं है, यानी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। और जिन मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है बेटा, ऑप्टिकल एक्टिविटी या कायरल नहीं होते हैं मॉलिक्यूल, उसको क्या बोलते हैं बेटा, बोलो ए कायरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए कायरल, जिसके अंदर क्या होती है, सिमेट्री होती है। बात समझ रहे हो, सिमेट्री होती है, उनको क्या बोलते हैं, ए कायरल। लेकिन बेटा इसी को अगर हम क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल को हम कुछ इस तरीके से लिखें, जैसे CH3 है, Br H यहाँ पे, और मैं क्या कर दूं बेटा, यहाँ पे H लगा, यहाँ पे इस तरफ Br कर दूं, इस तरफ H कर दूं और CH3 यहाँ कर दूं। अब बताओ इस मॉलिक्यूल को आप किसी भी लाइन के थ्रू आप इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो ना। आप चाहे ऐसे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे ऐसे कर लो, किधर भी नहीं डिवाइड कर सकते, यानी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है बेटा, पैरेललिटी, इस मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री नहीं है, यानी पीओएस नहीं है, यानी कि इसके अंदर पीओएस नहीं है, यानी कि ये मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, कायरल होगा। यानी कि ये मॉलिक्यूल के अंदर जब कायरलिटी आ गई बेटा तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बात समझ में अच्छे से, कोई डाउट? ठीक है, कुछ एग्जांपल और करते हैं। जैसे देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 3, ये एक साइक्लो कंपाउंड है और यहाँ पे मैंने लगा दिया Cl। अब बताओ बेटा, इसको आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? कर सकते हो, बताओ कैसे? ऐसे
ऐसे नहीं कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। तो इसे Cl भी कट जाएगा और ये दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे POS क्या है बेटा, है, यानी कि मॉलिक्यूल क्या बेटा, ए कायरल है, यानी कि इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। नंबर फोर्थ, देखो फोर्थ में जैसे मैंने तुमको दे दिया, फोर्थ में ये दे दिया जैसे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया H, ये CH3 लिख दिया, और ये CH3 लिख दिया, और ये H लिख दिया। तो बताओ बेटा इसमें कैरलिटी है क्या? इसको कहीं से भी आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? बोलो बेटा। नहीं कर सकते, चाहे आप ऐसे कर दीजिए, चाहे आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर POS क्या होगा बेटा, एब्सेंट होगा, यानी कि इसकी ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, ए कायरल होगा। बात समझ रहे हो? बोलो बोलो बेटा। नंबर 5 जैसे है, यहाँ पे मैंने जैसे COOH लिख दिया, यहाँ पे OH लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, यहाँ भी मैंने इस तरफ OH लिख दिया, यहाँ पे OH लिख दिया, और यहाँ COOH लिख दिया, ठीक है। ये बताओ मॉलिक्यूल क्या है, बताओ। इससे सिमेट्री है बेटा, सिमेट्री है यहाँ से, यानी POS यहाँ से है बेटा, POS है तो ये क्या होगा बेटा, ए कायरल होगा कि नहीं होगा? नहीं, ये तो कायरल है, ये वाला तो कायरल है बेटा, ये ए कायरल है, ये ए कायरल है। समझ रहे हो? करो चलो। बात बेटा समझ में आ गई? जैसे यहाँ पे मैंने तुमको दे दूँ 6 नंबर पे, जैसे यहाँ पे लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH3। अब बताओ इसके अंदर कैरलिटी है कि नहीं है? नहीं है बेटा, क्योंकि आप दो यहाँ से इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो नहीं, देखो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। नंबर 6 7th, जैसे यहाँ पे बेटा मैंने एक रिंग ले ली, ठीक है। रिंग में मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दी, और यहाँ भी मैंने क्या लगा दिया बेटा, CH3 लगा दी। ये मतलब ये डैश है बेटा ना, वेज डैश है ये फार्मूला। ये मतलब समझ रहे हो, ये दोनों क्या हो रही है बेटा, बाहर आ रही हैं CH3 दोनों। तो आप इसमें POS ढूंढ सकते हो क्या? हाँ ढूंढ सकते हो। कहाँ से? यहाँ से, क्योंकि यहाँ से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। अगर 8th में देखें, अगर इसी एग्जाम्पल को हम बेटा कुछ इस तरीके से लिखें, जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वेज फार्मूला लगा दिया, डैश वाला CH3 लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगाया बोलो, यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3, ठीक है। तो बताओ इसमें अब कैरलिटी, ये ए कायरल हुआ कि नहीं हुआ? ए कायरल ये हुआ, ये भी क्या हुआ बेटा, ए कायरल हुआ। बात समझ रहे हो? ये क्या हुआ बताओ, इसके अंदर कैरलिटी आ गई, क्योंकि देखो एक तो प्लेन के अंदर जा रहा और ये CH3 प्लेन के बाहर आ रहा। तो आप कहीं से भी इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, यानी ये क्या है बेटा, कायरल है इसके अंदर, यानी इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी हो जाएगी। बात समझ में आया अच्छे से? तो आपको POS समझ में आ गया अच्छे से बेटा? बोलो, प्रयास करना, फिर मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको पहचानना ऑप्टिकल एक्टिविटी। उस पहचानने के लिए आपको POS तो समझ में आना चाहिए, COS भी समझ में आना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी समझ में आनी चाहिए। बोलो, बात समझ आए अच्छे से? तो इनको देख लो किस तरीके से मैंने बताया। और ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए POS को क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। मैं बहुत बार बोल रहा हूँ किसको क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए, बोलो बोलो बेटा, ये भी क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए, तभी उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, बोलो, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, कैरलिटी आएगी, ठीक है। तो इसके डिफिनेशन क्या है बेटा, पहले देख लो। डिफिनेशन क्या है ये पहले देखो, ओके। क्या है बेटा, इफ ऑल स्ट्रेट लाइन, if all straight lines can be drawn through
the center of molecule meet identical atoms at equal distance distance at equal distance from the center। बात समझ रहे हो बेटा? देखो पहले समझ लो क्या मैंने लिखा है यहाँ पे। इसमें लिखा है बेटा, इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि इफ ऑल स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब कितनी भी लाइनें ड्रॉ करी जाएं, कहाँ से? मॉलिक्यूल के सेंटर से, मीट आइडेंटिकल एटम, मतलब आइडेंटिकल एटम मिलने चाहिए एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इक्वल डिस्टेंस पे मिलने चाहिए। मतलब समझ पा रहे हो कि अगर आप ऊपर की तरफ गए हो और तुमको सीएल मिला बेटा, तो नीचे भी उतनी डिस्टेंस पे जाओ और सीएल मिलना चाहिए। अगर आप बाएं गए हो, ठीक है ना, बाएं गए हो, अगर आपको ऑक्सीजन मिला या एल्कोहल मिला है बेटा, तो आप दाएं जाओगे तब आपको क्या मिलना चाहिए? एल्कोहल मिलना चाहिए। वही बात कह रहा कि आइडेंटिकल आइटम एट इक्वल डिस्टेंस, आइडेंटिकल आइटम एट इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि आपको पता है सेंटर से बात हो रही है, सेंटर की बात हो। जैसे मान लो कि एग्जांपल के तौर पे मैं तुमको बोलूं बेटा यहाँ पे कि ये मान लो कि एग्जांपल है कोई, ठीक है, यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया और H लिख दिया, यहाँ पे H, यहाँ पे मैंने CH3, यहाँ पे H लिखा और यहाँ पे CH3 लिखा। अब देखो सेंटर कहाँ है, उस मॉलिक्यूल का सेंटर क्या है? ये वाला सेंटर है, बताओ बेटा। तो अगर आप सेंटर पे ऊपर पे जाओगे तो यहाँ पे क्या मिला बेटा? ये H मिला कि नहीं? बोलो। अब जितना आप ऊपर गए हो उतना ही नीचे जाओगे तो आपके क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, यानी कि एक पॉइंट सही हो गया। फिर आप यहाँ जाओगे, यहाँ भी कितने मिलेगा? यहाँ पे C मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इधर जाओगे यहाँ भी क्या मिलेगा? C मिलेगा, यानी ये पॉइंट तो आप चेक हो गए। अब आप देखो, अब आप इधर जाओ, ऐसे एंगल पे गए तो यहाँ पे H मिला आपको, और उतनी डिस्टेंस इस पीछे जाओगे तो यहाँ भी H मिल गया। अब इधर गए, इधर जाओगे बेटा, यहाँ पे CH3 मिला, इधर गए तो यहाँ पे क्या मिला? CH3। तो ये एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ किसका बेटा? COS का, क्योंकि यहाँ पे सारे डायरेक्शन में जिधर भी जाओगे वहां पे आप सेम चीज पा रहे हो, सेम चीजें आ रही हैं। समझ गए बेटा? बोलो। लेकिन बेटा हम कुछ एग्जांपल जैसे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या यहाँ पे लिख दिया मैंने, जैसे ये CH3H CH3, यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि आप यहाँ गए, ऊपर गए बेटा, नहीं नीचे का तो कुछ मिला ही नहीं आपको। इधर तो इधर सिमेट्री है, इधर सिमेट्री है, यहाँ सिमेट्री है, यहाँ सिमेट्री है, यहाँ सिमेट्री, बट ये ऊपर, यानी कि इसके ये क्या है बेटा? असिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, मतलब अकायरल है ये। और ये भी क्या है बेटा? ये तो अकायरल नहीं, ये कायरल है, सॉरी बेटा, ये क्या है बेटा? कायरल है, क्योंकि इसके अंदर COS एब्सेंट है। यहाँ पे COS क्या बेटा? यहाँ पे COS क्या है? प्रेजेंट है। बोलो। यानी कि ये क्या है? अकायरल कंपाउंड है, अकायरल। बात समझ रहे हो बेटा? बोलो। और कुछ एग्जांपल जैसे हैं जिनको हम तुमको बता दे रहे हैं बेटा, कि जैसे यहाँ पे ऐसे मैं ड्रा कर दिया, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये साइक्लो क्या थी बेटा? ब्यूटेन थी। यहाँ पे H है, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H। अब देखो, अब देख लो बेटा, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर देखो। अब इसको देखो, इसको देख रहे हो तो इसको देखोगे ना,
ये सिमेट्री है। यहाँ एच देख रहे हो तो यहाँ भी देखोगे सिमेट्री है। यहाँ एच देख रहे हो ऊपर ऊपर दोनों में है। अब देखो बेटा यहाँ ऊपर यहाँ भी ऊपर, अगर यहाँ नीचे होता यहाँ पे सीओस आ जाती, बट यहाँ दोनों पर लगे हुए हैं, यहाँ सिमेट्री नहीं है। और इसको किसी भी तरीके से प्लेन से काटो तब भी सिमेट्री नहीं आएगी, यानी यहाँ पे सीओस क्या हो गए बेटा, बोलो एब्सेंट हो गए कि नहीं हो गई, यानी ये कैरल होगा। तो आपको समझ है सीओस और पीओस समझ में आ गया बेटा, बोलो सीओस पीओस पहचानने के लिए अगर आपको देखना है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है कि नहीं है, तो आपको क्या देख करना पड़ेगा, उसके अंदर पीओस और सीओस को देखना पड़ेगा। अगर दोनों एब्सेंट है तो समझ जाओ क्या होगा बेटा, उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी। यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या होना पड़ेगा बेटा, पीओएस और सीओएस को के आगे क्रॉस साइन होना चाहिए। अगर टिक हो गया मतलब कोई भी, अगर पीओएस और सीएस कोई भी एक टिक हो गई मतलब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सिमेट्री है। और सिमेट्री में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है। थैंक यू, समझ गए होगे बेटा, ठीक है।